क्यों लगाए पैरा कब से सोना ये जहां कोई तो इस हाल की दे दे मुझको कोई हवा मेरे हाथ से जैसे बूंदों से सावन चला तेरे साथ ही सब रंग रेज है अपना ले आज यहाँ तेरे मेरे वादे सारे रहे आधे बेजुबां से छुपे हैं क्यों यहाँ फैली है ये रुसवाइयाँ ज़मीं से रूठा आसमां बिछड़ा सा है साथ यहाँ मैं जानूं ना मैं बिछड़ा सा है साथ यहाँ मैं जानूं ना मैं हूँ कहाँ कैसी है ये जो सिरदोशियाँ दिल में मेरे है बेताबियाँ कब से सोना है जहाँ कोई तो इस हाल की दे दे मुझको कोई हवा मेरे हाथ से मैं बह चला जैसे बूंदों से सावन चला तेरे साथ ही सब रंग रेज है अपना ले आज यहाँ तेरे मेरे वादे सारे रहे आधे बेजुबां से छुपे हैं क्यों यहाँ Sagama yenne mahiki vitai penni la 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 oh we dancing pool
வருடுகிறாய் கண்ணே லா 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 வானிலவே தினமொன்று தான் கனவே உதடுகளாய் கொள்ளே கண்கள் பாடுகின்றதே गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने। थाम लूँ हाथ महबूबा फिकर ना कायनात की, बना लूँ हम साया दिलरुबा सजा माफ गुस्ताख की। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। रुखसार पे है प्यार के किस्से, ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से। कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे। इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर, महफिले भी सजा जाऊं काबिले भी दार समझोगे। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है।
8 दिसंबर आज है 2022 एंड वी आर ऑन आर 212th एपिसोड। 212 एपिसोड्स हो चुके हैं। आज 8 दिसंबर 2022 है। समय समय रुकता नहीं है, समय दौड़ रेला है, घोड़े के माफिक दौड़ रेला है, घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ रेला है। ठीक है, चलने दो, इंजॉय द राइड। घोड़े के ऊपर बैठिए, धीरे धीरे समय की तरफ आपको लेते जाएगा। कौन सा समय? आई डोंट नो, लेकिन सामने खुला आसमां है, उस तरफ आप जा रहे हैं और सामने एकदम सिनारियो आपके सामने खुलेगा एक दिन और आप देखेंगे बहुत खूबसूरत जगह पर आपको ये समय पहुंचा देगा। लेकिन हाँ, क्या बात कर रहे थे? मैं कौन हूं भाई? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं और मैं यहां क्या कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं? अगर आप सुमन माथुर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ी हैं, एंड थैंक यू सुमन जी, क्योंकि मैंने सुमन को बोला, मैं अगर आप नहीं आई आज तो मैं स्ट्रीम बंद कर डालूंगा। एंड ऑफ कोर्स आदित्य विज जी दिल्ली से, ही इज एमेचर म्यूजियम इन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत। एक दिन हमने कवर किया था क्रिस, आई होप यू स्टिल देयर। एंड ऑफ कोर्स हमारे दोस्त अमित भारद्वाज जी एंड नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स इन मेलबर्न। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर स्टिल देयर। इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक सिडनी टाइम से आया करता है ऑन 89.3 FM 2GLF रेडियो स्टेशन है। लिवरपूल से हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड यू कैन लिसन टू अस लाइव ऑन एयर, फ्री टू एयर, एंड ऑफ कोर्स लाइव ऑन ट्यून इन, लाइव ऑन कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की ऐप पर, एंड फेसबुक पर लाइव हैं हम लोग कहते सुनते रेडियोजीन के पेज पर, एंड हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं। बताओ कहाँ जाइएगा? जहां जाइएगा हमें पाइएगा, ये याद रखिएगा। आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता है क्योंकि हम लोग हर जगह मौजूद हैं। ओके, कहते सुनते तो आज कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? आज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ। आज तो ढंग की बात होगी। ऑफ कोर्स ढंग की बात में चुगलियां, गॉसिप। डू यू थिंक गॉसिप कैन बी पॉजिटिव? और मैं एक सवाल आपसे, पोल में शुरू कर रहा हूं। आई होप यू विल पार्टिसिपेट इन द पोल, एंड द पोल इज दैट सच सच बोलना, यू इंजॉय गॉसिपिंग, नेवर, छी गंदी बात, या कभी कभी, या लव इट। सो बताइए, आप ऑनेस्टली बताइएगा, कोई नहीं, आई डोंट नो, आप जब जवाब देंगे तो आई डोंट नो कि कौन क्या जवाब दे रहा है, मुझे सिर्फ रिजल्ट्स आते हैं। सो या आई वुड लाइक टू नो कि भाई चुगलियां आपको मजा आता है, या आप कहते हैं नहीं 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 बड़ी गंदी बात है, मैं तो कभी बोलता ही नहीं, मैं कभी करती ही नहीं चुगलियां, या कभी कभी कर लेती हूँ लेकिन, या फिर लव इट, आई इंजॉय चुगलियां। सो बताइए कि क्या क्या। Okay, let's see if, yeah, all right, what is all this nonsense coming up? So Suman, yeah. And so let's get some results. Okay, so ये ढंग की बात में आज बात करूंगा मैं कि चुगलियां या गॉसिप, कैन दैट बी अ गुड थिंग, एंड क्या रोल है गॉसिप का हमारी सोसाइटी में। और आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। इंडिया में हम लोग अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। सो जाइएगा नहीं, आई मीन इट्स नॉट अ लाइट टॉपिक, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वी विल बी टॉकिंग टू बाबू गोगिनेनी। एंड बाबू जो हैं वो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ही इज़ अ ह्यूमनिस्ट, his formal education is in sociology, he's a sociologist, and he's done a lot of work in this area. So you will be surprised about untouchability, वो क्या क्या बोलेंगे। and अगर आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है untouchability के बारे में, you will be unpleasantly surprised about it। और कई सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी तो इंडिया में untouchability है ही नहीं। So we'll talk about that, how true that is। of course नीरज नंदा जी इस कार्यक्रम के एक important हिस्सा हैं, जो साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से आते हैं, एंड ही ब्रिंग्स टू अस ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन न्यूज, एंड वेरी अनबाइस्ड, very
ट्रू न्यूज़। कई बार वो खुद जाके अपने कवर करते हैं, अगर सिडनी सॉरी मेलबर्न में अगर इवेंट्स हैं या ऑनलाइन इवेंट्स हैं तो वो खुद वहाँ पर जाते हैं, खबरें लाते हैं, एंड ही हैज़ अ पोर्टल southasiatimes.com.au एंड ही कम्स टू अस फ्रॉम मेलबर्न। तो southasiatimes.com.au पे वो अपने 24 आवर न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ पर ही कवर द इंफॉर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर वीडियोज़ होते हैं and movie reviews and lots of other things. And Suman Mathur कह रही हैं, there are two types of gossip, harmless and harmful. I love the former as a way to entertain and be entertained. Okay, that's a good fair call. लेकिन आज मैं I'll talk about gossip in detail and आप बताइएगा मुझे कि आपका brand of gossip कौन सा है. And you'll be surprised जो लोग सोचते हैं कि भाई gossip is not important. How important gossip is. चुगलियाँ. यहाँ के WhatsApp का नंबर है 0449004053 0449004053 यहाँ के WhatsApp का नंबर है. अगर आप किसी भी विषय पर जुड़ना चाहते हैं तो you can send a message there and we can connect you. अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो WhatsApp पे आप Facebook पे आप मैसेज लिख सकते हैं, YouTube पर भी मैसेज लिख सकते हैं. And there are a few people watching us on YouTube, लेकिन I don't know कौन है वो, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया. And yeah, so I put up Suman's comment about gossip. And और क्या होना शो में? Yes, of course, आज Chris होंगी, Chris Mallika Bhadra, and she's going to talk about something interesting again. Let's listen to some music, and उसके बाद में I want to talk about an incident. थोड़े दिन पहले ये एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बात करनी है. लेट्स सी इफ यू कैन इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने. थाम लूँ हाथ महबूबा, फिक्र ना कायनात की, बना लूँ हमसाया दिलरुबा, सजा माफ गुस्ताख की. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, कलमा है. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. रुखसार पे है प्यार के किस्से, ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से. कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे. इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर, महफिले भी सजा जाऊं, काबिले भी दार समझो अगर. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चाँद की
सो सुगंधा तिवारी जी हैज जॉइंड अस. सुगंधा जी, आई थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक के लिए कि आपको एक गीत पसंद आ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड बट गीतों से ज़्यादा आई हैंग अराउंड. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं आज. एंड उसमें मैंने एक पोल शुरू किया था कि सच सच बोलना, आई इंजॉय गॉसिपिंग, नेवर, छी गंदी बात, या कभी कभी, या लव इट. सो उसमें से रिजल्ट अब तक ये हैं, 67% पीपल आर सेइंग कभी कभी and 33% are saying love it. So I love this कि आप लोग इतने honestly बोल रहे हैं. नहीं तो normally किसी को बोलो ना चुगली, अगर even say I also talk about कि यार उसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, you let off steam. And ऐसे करते तो कई लोग बोलते नहीं अरे बड़ी बुरी बात कह रहे हो यार, तुम किसी की बात कह रहे हो यार, और ये नहीं पता कि मैं जैसे ही कमरे से निकलूंगा तो वो मेरी बात करेंगे. लेकिन कोई बात नहीं. So we all gossip. And let's face it, we all do. And I'll be giving you some figures. But yes, लोगों का जो opinion है वो है 67% of people are saying कि कभी कभी हम लोग करते हैं gossip. So that's fantastic कि आप लोग honest हैं. और अब तक किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं गंदी बात है, नहीं. So anyway, so the poll is still on. I would like you to participate in the poll, please. And let's see अगर आप लोगों को if you would like to talk about this and कि भाई आपका क्या ओपिनियन है कि भाई पोलिंग ये क्यों, why is Facebook doing this, मुझे पता नहीं क्या क्या भेजा जा रहा है. बट एनीवे, सो थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि माई वाइफ वेंट टू वन ऑफ दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स. ओके, नॉट डिपार्टमेंटल जो होते हैं, वन ऑफ दीज बिग, जैसे है ना ये कोल्स, वुलवर्थ्स, ऑल डे, वैसे वाले, टू वन ऑफ देम. एंड वो गई वहाँ पर, एंड शी इज़ अ रेगुलर शॉपर. एंड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स देयर वाज वेरी रूड टू हर. एंड और ट्रेजिकली वो स्टाफ मेंबर भी हमारे इंडियन ही थी. एनीवे, सो वो होगी बात ख़त्म. तो माई वाइफ केम बैक एंड उन्होंने बताया मुझे बातों बातों में, नॉट ऐसे नहीं कि घर में घुसते हुए, बताया कि भाई आज ऐसे हुआ, that there was a woman and she said such a rude thing and she kept going and this and that. And तो मैंने बोला what did you do? She says nothing, मैंने शॉपिंग करी, पैसे दे घर आ गई. I said what? Why did you not stop there? वहाँ पे रुक के उसके मैनेजर को बुला के you should have complained. She says नहीं क्या ये कौन करेगा यार इतना सब, who's got the time? मैं बोला what? And I find that very difficult कि अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली है, so you need to complain. That's what I think. And I have been, मैं भी कस्टमर सर्विस की दुनिया से मैंने बहुत काम किया उसमें, सिखाया है लोगों को कस्टमर सर्विस के बारे में. And complaints are a blessing. बिजनेस को कंप्लेन अगर कोई करे तो it's a blessing. But my wife did not complain. I wrote a complaint उनके behalf पे. मैंने उनकी उस वेबसाइट, जो कंपनी का वेबसाइट था, वहाँ गया और वहाँ पे मैंने लिखा. अब तक जवाब नहीं आया, लेकिन the point is I wanted to complain and I complained. Do you think we should complain or do you think छोड़ो यार कौन ये सब लफड़ा मोल लेगा? क्योंकि अगर हम लोग कंप्लेन, मेरा ये व्यू पॉइंट है, अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो जो वो लोग हैं जो बकवास सर्विस दे रहे हैं उनको पता कैसे लगेगा? सेकेंडली, उस कंपनी से वी वांट टू शॉप देयर, वी वांट टू कंटिन्यू शॉपिंग देयर बिकॉज वी लाइक देयर प्रोडक्ट्स. And we are not going to let one person or two people make our experience any bad. So I complain. If I don't get good service, I complain. Sometimes I'll forget it. Sometimes it's embarrassing, but no, karta hu. Do you think it's a good idea to complain, or do you think कि नहीं यार किसी की नौकरी को खतरा पड़ेगा, and etc etc. What are your views? Do let me know कि ये गलत बात है कि अच्छी बात है कि we should complain. यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है 0449004053 0449004053. अगर आपको वो बात नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं गाना लगा देता हूँ. झांझरानी घोड़ियां
लब लब थकियां सुरमा अखां दा करे लख लख चा झांझरां दी घोड़ियां लब लब थकियां सुरमा अखां दा करे लख लख चा तेरे पीछे पीछे चन्ना तूरी चली जावा जीवे तेरे पीछे पीछे चन्ना तूरी चली जावा जीवे गगरी च पानी चलदा नी तेरे विच रब दिखदा रब दिखदा रब दिखदा छावा मिट्टियां प्यार दिया विचा मैनू दिलदार दिया कोई दे दे जाए मैनू रंग सारे मैं मंगदी हाँ दीदा यार दिया कर छावा मिट्टियां प्यार दिया विचा मैनू दिलदार दिया कोई दे दे जाए मैनू रंग सारे मैं मंगदी हाँ दीदा चन्ना मेरे दिल विच आवे आ बसिया चन्ना मेरे दिल विच आवे आ बसिया मैनू हर पासे तू दिखदा नी तेरे विच रब दिखदा रब दिखदा रब दिखदा শহরের বুকে জোনাকি খোঁজে 5x4 এ বিট এসে নাচে সবাই বলে তাকে পাগল মেয়ে ভালোবাসাটা টাইম ওয়েস্ট বলে কিন্তু প্রতি রাতে তারই মন ভাঙে সবাই বলে তাকে ধন্যী মেয়ে হতে পারে সে একটু পলিটিক্যাল হতে পারে সে একটু জাজমেন্টাল সবাই বলে তাকে পাগল মেয়ে বাবা মার সোনা মেশে ঘরে রক চটা মস্তান ট্রমে বাসে সবাই বলে তাকে ধন্যী মেয়ে শেফালি শেফালি তুমি দেখো স্বপ্ন রঙে শেফালি तो दोस्तों आप देख रहे हैं सुन रहे हैं कहते सुनते और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली एंड दिस शो कम्स एवरी थर्सडे नाइट सिडनी टाइम 8 to 10 p.m. एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक वी आर लाइव ऑन यूट्यूब हम लोग 89.3 FM सिडनी में लाइव हैं हम लोग ट्यून इन पर आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को लाइव कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऐप फ्री ऐप पर आप इसको लाइव सुन सकते हैं देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर बाद में भी सुन सकते हैं देख सकते हैं सो देर आर मैनी 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 वेज टू कैच अप ऑन आवर शो एंड ऑन दिस शो वी टॉक अबाउट फ्रिवलस थिंग्स एंड वी टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वी टॉक अबाउट सीरियस थिंग्स तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है इस कार्यक्रम पे एंड तो हम लोग जो इम्पॉर्टेंट बात आज कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है डू यू गॉसिप या सो अब तक results are still the same 67% people are saying kabhi kabhi and 33% are saying love it they love gossiping and yeah so thank you for the honesty but keep those that participation happening लेकिन बहुत संजीदा टॉपिक पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं एंड मेरे साथ में बाबू
Gogineni hai, and he is a sociologist and a humanist. And today he joins us from Melbourne in Australia. And I want to talk to him about a very touchy subject. Oh, sorry, no pun intended. Not a touchy subject, untouchability. Babu, welcome to Kehte Sunte. How are you doing? Thank you, Manbir. Very good. Thank you for Excellent. having me. You can hear me loud and clear? Yes, I do. Fantastic. Okay. So Babu, you are a sociologist. You've got qualifications in sociology. You have an interest. You're also an activist. You do many other things, and etc. etc. But I want to talk to you about this subject of untouchability because I mean, there's no special reason, but I think उस दिन हम जब बात कर रहे थे तो you told me something about untouchability. We'll unravel that. But tell us about the situation in India. Untouchability, where did it come from? Does it still exist? What are the political and social impacts of it? Well, actually, Dr. B.R. Ambedkar, his death anniversary was a couple of days ago. So everyone in India was talking about Dr. Ambedkar, who was the star um, of all Indians during his lifetime for his achievements, singular achievements, but especially considering that he was born in a family considered and treated untouchable. So Dr. Ambedkar then became more or less the god, the guide, the inspiration for what is nearly 180 to 200 million people in India who are by concept or by practice considered or treated as untouchable. Untouchability is basically denial of participation in society, the denial of equality with other humans, the denial of humanity, of human dignity, based on prejudices, based on the wildest concepts about what the community of untouchables is. The saddest thing is, the whole thing is horrible, it's appalling. The saddest thing is you are born untouchable. So being born untouchable is really a death sentence for you. Many people are killed. Many people are regularly attacked for simply claiming to be human and wanting to live with dignity. You said talk about untouchability in India, but it's not just in India that it exists. So before you go on with that, Babu, I want to know what is the impact. Is it still a reality, or is it because untouchability is illegal by law in India? You cannot practice it officially. But is it still happening? Because you're talking of 18 to 20% of India's population. That's a big size. Is it still happening, or is it something that happened in the Middle Ages and now we are all living happily ever after? Well, as you know, the mythological texts tell us stories of untouchables. And that practice of untouchability would be as old as the stories being told, the epics being recounted still in temples and in satsangs and so on. So the practice started thousands of years ago, and sadly it continues. It continues. There has been significant progress, but the fact is that there are communities of people. Even one person is too much, but we are talking 180 to 200 million people, 20 crores of them, at the bottommost of the social hierarchies of India. Actually, even cast out of the caste system, you are so debased and at the lowest level
of humanity that you are not even human. You don't even have a caste. Even your shadow can be defiling. So that's the concept. You ask me, is it still being practiced or was it just 200 years ago? Well, sadly, every day brings us the brutal news of dangerous attacks on people deemed unborn untouchable or in so called untouchable communities. There is a law, and in fact, the law has been used by many victims, and some have got justice. The law also, apart from morality, the law also sets standards for how individuals, citizens, public officials, politicians should behave and act to help those who are tainted with this, um, with the accusation, the treatment of being impure, defiling, and therefore untouchable. It is considered an atrocity. An atrocity is a crime against humanity. Uh, that's the law. But the fact is, in practice, that's not how it works. I don't think everyone who practices untouchability in India knows the religious origins or at least justification for it, religious justification. I don't think they know what is said in the Manu Dharma Shastra, the ancient Indian law giving document, but which is only one of several such documents. I don't think they know that. So, They have inherited the practice mhm. and the power structures and the social hierarchies in society are a living thing. You don't need to go back to a book or listen to a preacher or follow someone doing it. It's already happening and you don't question it. Sadly, yes, there are, I mean, one thing for sure, the president of the Indian Republic comes from the discriminated, neglected, grossly neglected tribal communities of India. India's Chief Justice of the Supreme Court, one of them came from the untouchable communities. A former president of the Indian Republic was born untouchable. A deputy prime minister was born untouchable. In fact, the principal architect of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar, who I mentioned, was also born untouchable. Now, what does untouchability mean in all this? It means it's someone who is not worthy of your association. It's someone with whom you will not break bread or share food. Now, in recent times, you have seen, as part of their political shambolic attempts to show that there is no more discrimination and untouchability, many political leaders, especially of the ones belonging to the ruling party, have sat down to have a meal with people called untouchable. But mind you, this is what happened there. Their food was supplied from outside. So they only sat in the hut of the so called untouchable, but their food was prepared elsewhere by someone else, most likely not by someone who belongs to what is called the Dalit community, the broken people. So, what does that tell us? It tells us about the politicians who have not been able to overcome this situation. We have a daily reminder of this atrocity, of this denial of human dignity of people. Large parts of the country, it is a sad thing, we are way down in the hunger index in the world. And most of the children who go to government schools come from very, very, very poor families. So, to help somewhat, to give them some food which is useful
to keep them alive and possibly give them the basic nourishment of life. Most children, most children in government schools are malnourished, but governments make an attempt to provide some food to them in the school, midday meals, where the midday meal is cooked by Dalits, that means those who are considered untouchable. There, the rest of the village decides to boycott that food. So you ask me, does it exist? Not only does it exist, it is perpetuated. Now, there are policemen who act, there are politicians who intervene, but much more is needed. What are we talking of? We're talking of nearly 20 crores of people, 200 million people. Mind you, this is about the untouchables. But in the Indian Hindu social hierarchical system, which has also been adopted by the Muslims and the Christians, you will see that just above those who are considered untouchable are also people who are subjugated, who are treated very badly, and who have no dignity even themselves. The victims of these are all victims of the caste system. Yep. Now, when we talk of untouchability in India, in Pakistan, in Bangladesh, in Nepal, in Sri Lanka, we are talking about the victims of the caste system. But I did say to you, untouchability is not unique either to this geographical region that I just referred to, Yep. So, or to the Hindu religion. sorry, Babu, before you go ahead, what is the historic justification for it? Where does it originate? Just quickly. Well, I think we have to understand that this is a human disease. And this human disease has been seen in various societies in various times. Now, where does it come from? It comes from the concepts of pollution and purity. It comes from the ideas of taboo. Now, some things are taboo, you can't touch. Some things are defiling, so you shouldn't be involved in it. Now, what could that be? Now, some occupations are dirty, therefore, you should not be part of it. All of this is defiling and it is contagious. Not a disease, a real physical, so to say, disease with vermin and bacteria and viruses. But this is a contamination that happens through your shadow, through your touch, sometimes through your look by the sight of it. What are these professions? Anything that has to do with death and dead body, carcasses. Now, animals die and humans die, obviously. Many animals are domesticated. An animal which dies is obviously unclean and can bring illness and disease and has to be cleared. Only the untouchable will be doing that, carrying the carcass. Also, carrying the human dead body is a job of the untouchable. The dealing with, here we are talking of the Hindu context, dealing with the dead body and with the graveyard, with the crematorium. Crematoriums, yeah. The job belongs to the untouchables because it's defiling. But so is washing dirty clothes, because clothes come in association with body fluids. Anything that involves body fluids is defiling and contaminating, and it shouldn't be allowed to come near you. So the washerman becomes an untouchable person in some parts of the country. Now, then you have those who work with leather. The carcass is taken and the leather is treated, and then you make things out of the leather. So dealing with leather is contaminating, and those who do it are those people, the untouchable. So is this part of a text, or is it a slow sociological development that happened
because at that time people's hygiene and there was no antibiotics, and it was hard to get rid of bacteria. They didn't know about bacteria. All they saw was that they touched somebody who had done work that was dirty in inverted commas, and they got infected, and that led to death. So they thought the only way to protect yourself is by not keeping contact with such people. Did it develop like that, or was it ordained in a doctrine some way? I think what you said is an explanation some people try to give. Hmm. It remains in the realm of supposition. Yep. It has no justification in facts that we know so far, Okay. but it seems like an explanation. Hmm. However, the practice of why is it that doctors were not allowed to touch human bodies? Hmm. Why is it that the ancient world's doctors had to touch a human body using a silk cloth through it? Okay. Now, this is to do with contamination, and like you suggested, as others have said, it could be with the fear of death, and maybe that the death would pass on to you. But what has fortified it Hmm. is the justification for it in the name of religion. Hmm. You know, there are creation myths. All religions have creation myths. Even non religious groups which have not matured enough to create a religion yet in Hmm. ancient times, they too had creation myths. Hmm. Now, in creation myths, the ones who believe in the caste system are the ones who say that the God who is the God of creation, Brahma, is the one who is at the origin of the caste system. Hmm. That the Brahmin, the highest in the caste hierarchy, um, the Brahmin and the cow are the holiest in the hierarchy. Hmm. And the Brahmin originates from Lord Brahma's head. Hmm. Then, and it's about the intellect, and the Brahmin knows how to control the universe. The Brahmin knows how to use mantras as technology to control nature, to Hmm. make it rain and to stop it from raining, and to find the way to attain heaven, or to curse someone to go to hell. All those are technologies and things and means the Brahmin knew about. It came from the Lord's head. And then you have those who come from the shoulders, who have the ability to defend with physical power, and they're called kshatriyas, and so on and so forth. Hmm. The untouchables are supposed to come from the feet of the Lord, Hmm. as if God has a part of the body which is not holy, Not touchable. and those who come from there become untouchable. Hmm. But as I said in the beginning, Manbir, I don't think people know this story. I think Hmm. the scholars know it. I think the priests repeat it. But the practice of untouchability today, Hmm. after thousands of years of repetition of a story and of crystallizing, solidifying, and freezing a social structure and practice, today you don't need those stories. No, So, true. does it have a justification in doctrine? Yes, it does. Is that why it's being practiced? I'm not sure. Hmm. It's now being practiced because we don't wish to change it, because it's inconvenient, because it's wrong, it's defiling. Those concepts are still there. But also, I And think it keeps the power structures on. The power structures are sort of imbalanced by, in a certain group. They control the power. So I think that's why it's being perpetuated. But that's only what I think. Um, so you said one that, thing we should sorry, add to that yeah. is it's so widespread, it's so ugly, it's Hmm. so damaging that even amongst a community considered untouchable, Hmm. there is internal untouchability. Wow. Okay. So,
So there are sections of the untouchable communities which do not interact with others because they are lower down below them. So I'm an atheist, I'm a humanist, I'm a rationalist, but I have walked with Dalits into Hindu temples with the permission of the priest to say that they should be allowed into the temple as believers. I have walked with Dalit leaders into fellow Dalit temples where they were previously not allowed. So that is why I'm calling it a human disease. It's a disease that's widespread. Of course, it's a curiosity, it's an abominable thing that it exists also amongst the Dalit communities itself. But all of them together are victims. They're victims of superstition, they're victims of discrimination, they are accused of practicing witchcraft, and therefore they are killed. There is prejudice, there is exclusion, there is ostracism, and therefore one has to look at the broader picture. And as you said, it's a social hierarchy, it's the power structures, and it's also the politics. So, is there something untouchability that's unique to India and Hindu society, or is it prevalent in other parts of the world? Is it still being practiced in some other parts of the world? Oh, yes, it is. Yes, it is. Well, if you give me 2 minutes to Yeah, say please. something about this. Untouchability is really a human disease. I said that earlier too. Yep. Why do I say that? I say that because we see it. We see it in different times of history. We see it in Shinto Japan. We see it in Buddhist Myanmar and Korea. We see it today in Islamic societies in Bangladesh and in Pakistan, linked with what exists in India, also in Sri Lanka. Now, it exists unconnected with Indian or Hindu influence or Indian practice in Islamic Yemen today. Okay. It exists. It exists in Nigeria. We are unable to say how many million they are because they're all hiding. They will not dare reveal their identity. But there is a law which is in place in Nigeria for the last nearly 40 years, which bans it. Why would you ban something that does not exist? In 2018 and 2021, they were actually rituals declaring untouchability wrong, religious rituals. Now, that is animist Nigeria in Igbo state amongst the Igbo people. Edo state also has it. We have organized conferences in Nigeria about it. Now, historically, it existed in Christian societies which read the Bible very carefully. Because in the Bible, Naaman from Syria was afflicted with leprosy. Okay. And then he went and prayed and he got cure of leprosy. The moment you start believing in supernatural, you will believe in anything. So they believed that he prayed and the leprosy was gone. And then he went to pay his respects to Elisha. And Elisha said, no, you had leprosy, so don't come near me. Okay. And when he was going away, Elisha's servant went to Naaman and said, look, Elisha changed his mind. You can give all the gifts to me. And he took the gifts and stole them. When Elisha came to know of this, he said, forever you and your descendants will have leprosy and the taint of having stolen things. That story was used as a justification for the practice of untouchability in Spain and France. So, Now, sorry. So, they was it said, just. you are a descendant Yep. of these people.
and therefore you're untouchable. Or you are an Arab, you came from the east to occupy Spain, you're an invader. Or you are a Goth who is abominable, and therefore you are a bad person by origin. And then by practice of your profession, again to deal with death and cleanliness, you become a person of the forest, uncivilized, unsocial, asocial. Nowhere can you come near us. Now, one thing we need to see is what happened in Nigeria is not thousands of years old. It's only 200 years old. And some scoundrel invented a ritual to actually dedicate people to a temple, to a deity. Now, having been dedicated to a temple, you become a ritual slave to the temple and the deity. Now, God is pure. If you are a slave to God, you need to maintain that purity. Therefore, to maintain your purity, all interaction with humans should stop. Because humans can defile you. And by declaring them people of God, they excluded them. Today, being a Osu is what they call them, means you can't have sexual relations with anyone who is not an Osu, cannot marry, cannot be in the same place with them, cannot wash clothes with them, cannot drink water where they are. Like in India, you can't share the same water source. You can't be in the same dance room. You can't celebrate at all, and so on. Now, in Sweden and in Spain, untouchability disappeared, to the extent that it was people like me who were telling the French and the Swedish that 300 to 500 years ago, their societies had this. Now, how did that happen? That happened because people left supernaturalism. They invited reason and knowledge to inform their idea of the human, of human dignity. Now, at one point, the untouchables, or those who were treated as untouchables, petitioned Pope Leo X, who was favorable to liberating them. But just about saying something will not help. It took a few hundred years. It took parliaments in Toulouse and Bordeaux to pass legislation about it. And then a parliament in south of France appointed a doctor's commission. So they went and examined these people and said, no, there were 10,000 of them at that time in the 1600s, late 1600s. And they said, no, they have no leprosy. So that was a myth. Science. They use science to break the myth. They use knowledge to educate people. They brought in the ideas of modern human dignity. Now, this is what I'm again repeating. So long as you believe in the supernatural, so long as you depend on a pope, a mullah, a priest, a swami, a sannyasi to declare that you are holy or you are you have dignity or that you are pious, you're always going to make a mistake. So French society had this trouble till the French Revolution came in 1789, which is when totally untouchability was abolished. So legally, socially, knowledge-wise, and moving away from religion, the dictates and the prohibitions of religious texts and of holy books, and of the human asserting human dignity. This whole process has to be followed. These countries have followed it. They came over it. Yep. The other countries I have mentioned, they have not. In Japan, till the 1970s, the biggest corporate entities, Panasonic, Victor previously, companies, they were all exposed
to having maintained a secret list of people who were believed to be Burakumin. Burakumin were untouchables. It's like creating a list of Dalits in India and every company having a list and saying whenever a person from that community applies, we say, sorry, you're not selected. Wow. The top companies of Japan did that. It was exposed in the 70s. They all came out and bowed a sorry because that's what they do in Japan. There was a law that was brought in. No law was brought in. No one was persecuted. So, to that extent, where the problem is the strongest, which is in India, we have a legal system and we have, I think, an inspiring activism from Dalit leaders, but not just Dalit leaders. The problem of Dalits is not simply the problem of Dalits, it's a problem of society. If you deny dignity to one human, you have denied dignity to all humanity. If you have allowed it to happen. And for that reason, I would say that if the world has to get inspiration, if the world has to find fault, they can find fault with India and Indian society. But if they want to find inspiration too, they have to come to India. Because a lot of untouchable community members have done reasonably well. There are problems with policies of government. But the law is clear, the morality is established. But like in so many other cases in India, the law is not always applied. They find various reasons not to do so. You started our discussion asking, is it still practiced? Sadly, in many temples, the person of an untouchable origin is still not allowed into the sanctum sanctorum. In fact, very often, and not too long ago, even judges who were from untouchable communities, after they were transferred, that particular judge's chamber was purified using the urine of a cow. The excreta of an animal used to purify a place because it was tainted by the presence of a human. This is not long ago. This has been recent and not punished. But very recently, just last 2 weeks ago in Karnataka state, because a Dalit woman used a water tap in a public water place in a village in Karnataka, the heads of the village went and poured cow dung and cow urine in the water tank to purify it. Those people have been arrested. It tells us the challenge we are facing. The law wants to do something about it, but some people are so horribly backward that they still think of it. There are positive discrimination measures. I think they have to continue. But something like what America did symbolically with Lincoln or with John F. Kennedy, using the power of the state, challenging the ones who are denying people their rights and humanity. That kind of activist work still needs to be done. Mayawati came to power. She came on behalf of the untouchables. She did nothing for that. Indian politics embraces you with a death embrace, and you become tainted and corrupt, and you might say what you say, but you can't change things because it's not through politics and it's not through criminal sanctions that you stop it. It's through an enlightenment, a humanist renaissance. That's right. Of people discovering the equality of all. So that's what we are. In fact, thank you, Babu. That's a very detailed discussion. I think we can keep going on, but I won't go into that. But I just remembered something. You spoke about segregation in the USA, segregation, and the African Americans were, even now, there is a lot of discrimination against them.
and also with some, South Africa not long ago also had the segregation policy. But that's a different subject. But yes, it's a vulnerable group. It's a very sad state of affairs that we as human beings still do that. I must thank you, Babu. I'm sorry, we'll have to cut it here, but thank you. And people have been paying you some good compliments on the comments. And Abha is saying, thank you, Babu. And Suman Mathur says, what a great speaker Babu is. And Abha says, very well explained topic of untouchability. It is sad and disheartening to see that this practice is still prevalent in some parts of India. Fascinating historical perspectives from across the globe. And Neeraj Nanda says, excellent analysis of untouchability by Babu. And Atif Dhangg is saying, great educational discussion with Babu. So thank you very much for this. And we can never have enough of these discussions, but unfortunately I'll have to stop it here. But thank you very much. I'm grateful to our friends who have commented. I consider everyone who takes this problem seriously to be a fellow who will work against this terrible situation. And thank you, Manbir, for having me. It's a pleasure, and thank you for bringing a different perspective to this very, very fraught subject. Thank you. All right. You take care. Have a good night. So that was Babu Gogineni. He's a sociologist, and of course, he's a humanist, a rationalist, as he said, and an atheist. And so he had a very nice perspective. So thank you very much for that. And thank you to all the people who listened patiently. It's not a very easy topic. And so I'll sign off with Babu on Zoom. Take care, Babu. See you later. Bye-bye. So दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और I hope you enjoyed that discussion. And if you have any comments, please keep it going, and please share that with your friends. दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती सवार
सो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली एंड वी हैव जसविंदर सिंह ओबराय watching us on YouTube. Hello, Jaswinder. कैसे हैं आप? It's very nice to see you after a long time. And yeah, so बहुत interesting discussion था. And I have been joined by Zahid Minas. Zahid, I hope you're still watching. Zahid is from Radio Dosti, and his idea is to bring the countries of Pakistan and India उनकी दोस्ती हो जाए. And इस मुहिम में मैं भी उनके साथ हूँ. And he presents a great radio show in Urdu, and we are very very fortunate कि हमारे दोस्त हैं. जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया about the discussion that we had with Babu Gogineni, and उनका बड़ा अच्छा information दिया उन्होंने about that it's not restricted to India, untouchability, लेकिन it has been practiced in different parts of the world and it still continues to be practiced. It's very sad. और जो सच सच बोलना, आई इंजॉय गॉसिपिंग, उसमें अब तक के रिजल्ट्स हैं 75% पीपल आर सेइंग कभी कभी एंड 25% आर सेइंग लव इट. सो आप अब तक उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई नहीं कभी भी नहीं करता, मैं किसी की चुगली नहीं करता और ये बड़ी गंदी बात है, ये ऐसा किसी ने नहीं कहा. सो थैंक यू, विच शोज कि कहते सुनते के जो लिसनर्स हैं दे आर प्रीटी ब्रेव एंड दे आर हैप्पी टू tell us the truth. So that's really really good. Okay, ढंग की बात शुरू की जाए. और आज की ढंग की बात का मेरा मौजू यही है कि can gossip be positive? Can you believe this? Can gossip be positive? So मैं उसको, ये मैंने एक आर्टिकल साइकोलॉजी टुडे से लिया, नो सॉरी पॉजिटिव साइकोलॉजी से लिया है, तो आई विल ट्राई टू सम इट अप. लेकिन अगर हम लोग गॉसिप की बात करें तो ये आर्टिकल लिखा है कोरी मिलर ने, तो उसमें से मैंने आइडियाज़ लिए हैं. तो कैन गॉसिप बी पॉजिटिव? जब मैं ये कहता हूँ तो आप कहेंगे आपका दिमाग ख़राब है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट गॉसिप कैन बी पॉजिटिव एट ऑल. सो हम लोग जब गॉसिप की या चुगली की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है अरे सुना उसका बेटा, या अरे सुना उसकी बेटी, या उसका हस्बैंड जो है ना वो ऐसा है, या उसकी जो बीवी है ना यार वो बड़ी या वैसे. सो ये हम लोग जब गॉसिप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सब आता है. लेकिन हम सबको जो लेटेस्ट न्यूज़ सुनना है किसी के बारे में कि भाई फलां ने क्या कर दिया या क्या अचीव किया, या किसी का कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या किसी की नौकरी चलेगी, किसी की रेपुटेशन ख़राब हो गई, वी ऑल लव हियरिंग अबाउट दिस. और अगर गॉसिप इतनी गलत बात है तो हम सब करते क्यों हैं? एंड यू माइट टेल योरसेल्फ दैट यू डू नॉट engage in gossip. लेकिन आर यू श्योर? ऐसा कहा जाता है कि हम लोग रोज 52 मिनट्स पर डे लगाते हैं गॉसिप पे. 52 मिनट्स. और नॉवलिस्ट जोसेफ कॉनरेड हैं, तो उन्होंने कहा कि गॉसिप इज व्हाट नो वन क्लेम्स टू लाइक बट एवरीबॉडी डज, और सॉरी एवरीबॉडी enjoys. कैन यू बिलीव दिस? इट्स जोसेफ कॉनरेड एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स. तो उनका ये विचार था. लेकिन आप देखेंगे कि जो चुगली है या गॉसिप है इट कैन बी पॉजिटिव एंड इवन न्यूट्रल. और नेगेटिव पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकती है चुगली या गॉसिप, या न्यूट्रल भी हो सकती है. एंड डेफिनेशंस क्या हैं गॉसिप की? कि भाई जब हम किसी के बारे में बात करते हैं पीठ पीछे उसकी, तो उसको चुगली या गॉसिप का नाम दिया जाता है. And basically what we do is we are making an evaluation about a person who is not present. हम लोग उसके बारे में अपनी values के लगा के हम लोगों को जज करते हैं gossip में. लेकिन most gossip involves sharing who did what with whom. Usually यही होता है. This is not always negative. Gossip के कई सारे functions भी हैं, but basically to give you advice about how to navigate a social situation. अगर किसी ने कोई गलत बात की है सोशल सिचुएशन में तो आप उससे सीख सकते हैं. सो गॉसिप का फ़ायदा है. हो सकता है कि आप अपने बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दें. नाउ आप पीठ पीछे नहीं अपनी बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे सिचुएशन थी, मैं उस टाइम पे आई वाज एम्बैरेस्ड और मैंने ऐसे किया. सो दैट कैन हेल्प अस लर्न हाउ टू नेविगेट सोशल सिचुएशंस. नाउ गॉसिप या चुगली जो है उसके फ़ायदे हैं. उसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम लोगों को इट हेल्प्स अस मेंटेन रिलेशनशिप्स. ओके,
वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे आपके जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप एक दूसरे के साथ बातें करते हैं कि भाई अच्छा उसने ऐसे किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। सो इट हेल्प्स यू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। उसकी वजह से जो ग्रुप्स होते हैं उसके बॉन्ड्स बढ़ते हैं, एंड ऑफ कोर्स सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। अगर आपके पास में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है लोगों की तो पीपल विल सी यू एज समवॉट ऑफ अ लीडर। आप देखिए ना, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबारों में यही लिखा होता है कि भाई फलां जगह पे वो सोशल जो लीडर है उसने ऐसे कर दिया, उसने मुक्का मार दिया फोटोग्राफर को, तो दैट बिकम्स न्यूज़ एंड वी रीड दैट इन न्यूज़ पेपर्स। एंड वी ऑल्सो लर्न हाउ टू मैनेज रेप्यूटेशन, कि भाई हमारी अपनी रेप्यूटेशन को मैनेज करने के लिए हाउ शुड वी बिहेव। तो हम लोगों से जब गॉसिप करते हैं तो हम लोगों को ये सीखने को मिलता है, एंड हाउ टू बिहेव सोशली, कि ग्रुप में कैसे बिहेव करा जाए, या किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अगर वो सॉल्व कर पाते हैं तो हम लोग भी उसमें से सीख सकते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली टू इन्फ्लुएंस अदर्स। नाउ इसका बहुत सारा एक एवोल्यूशनरी, देयर इज अ रीजन फॉर गॉसिप। तो इट स्टार्टेड विद एज अ ग्रुप। जब हमारा ग्रुप होता है, अगर आप जैसे मंकीज का या एप्स का ग्रुप लें, सो दे वांट टू कीप देमसेल्व्स सेफ। तो शुरू में जब हम लोग ग्रुप्स में हुआ करते थे, व्हेन वी वर प्रिमिटिव, वी लाइक्ड एंड वी नीडेड टू नो कि हम किस पे विश्वास कर सकते हैं, कि कौन है जो हम लोगों को खाना ला के दे सकता है। सो हु कैन वी ट्रस्ट। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये फूड सप्लाई ऑन रखने के लिए वी नीड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हु वी कैन ट्रस्ट एंड हु वी कैन नॉट ट्रस्ट, या हु इज कोऑपरेटिव या हु इज नॉट कोऑपरेटिव। जब हम किसी की रेपुटेशन की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि क्या हम उनके साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, क्या वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे हमारे ग्रुप के काम आगे बढ़ाने के लिए। ये भी देखा गया है कि जो गॉसिप करते हैं लोग, दे आर मेनली एक्सट्रोवर्टेड। ऐसा कहा जाता है कि women engage in neutral gossip, by the way, more than men. They are neutral gossipers. They don't do negative gossiping, लेकिन they do neutral gossiping. And दोनों genders, men and women, gossip similarly. कोई कमी नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि भाई औरतें ज़्यादा चुगली करती, नहीं, हम मर्द भी उतनी ही चुगलियाँ करते हैं। एंड ओल्डर पीपल जो एज में बड़े हैं, they do not negatively gossip as much as younger people. So younger people seem to be gossiping more. Now this is not my figures, ये statistics हैं. And gossip is usually negative, and जो negative is neutral. लेकिन जो negative gossip है, it is twice as common as positive gossip. Can you believe this? और हम लोग gossip करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको हम जानते हैं, और ये नहीं है कि कोई अमीर है या ज़्यादा पढ़ लिखा है तो वो कम गॉसिप करेंगे, दे विल गॉसिप इक्वली। एंड और क्या था, या सो आपको अगर पॉजिटिवली गॉसिप करना है या न्यूट्रल गॉसिप करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अपने कॉलीग्स के बारे में आप उनकी पीठ पीछे कोई अच्छी बातें कर सकते हैं कि भाई हाँ जी, वो उसको प्रमोशन मिली क्योंकि वो डिज़र्व करती है, या वो उसने प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म किया, या आप अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में, अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के बारे में भी गॉसिप करना चाहते हैं तो पॉजिटिव कीजिए। या एक और प्रिंसिपल, एक और स्ट्रैटेजी है, थॉर्न्स एंड रोजेस कहते हैं, कि किसी के बारे में अगर आपको बुराई करनी है तो उसके बारे में आप अच्छी बातें भी ढूंढ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने किसी के कांटे ढूंढे हैं तो उनके बीच में जो फूल हैं, जो थॉर्न्स एंड रोजेस हैं, गुलाब जो भी उनकी पर्सनैलिटी में है, वो भी ढूंढिए। सिर्फ ये नहीं कि उनकी नेगेटिव्स ही ढूंढिए। एंड लेकिन नेगेटिव गॉसिप लोगों को मज़ा आता है उसमें, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, इट इज़ टेंटलाइजिंग, कि भाई आपको एक्सचेंज, यू नो, इट ग्रिप्स यू। एंड सो ये थे थोड़े बहुत फ़ायदे और थोड़े बहुत नुकसान, और आप कैसे पॉजिटिवली गॉसिप कर सकते हैं, एंड गॉसिप क्यों शुरू हुआ इन आवर सोसाइटी। सो दोज आर सम ऑफ द रीजंस। आई होप you got something out of this. And रेनू सिंगल जी, हेलो रेनू, कैसी हैं आप? रेनू सिंगल जी कह रही हैं कि गॉसिप्स से समटाइम्स स्ट्रेस भी कम होता है। या थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट, दैट्स सो ब्यूटीफुल। यस, आपको कि एंड मेनली आई थिंक हम लोगों को सीखने को मिलता है एक दूसरे से। जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि भाई उसमें से आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन्होंने ये हैंडल किया सिचुएशन, कैसे हैंडल की, सही की, गलत की, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप भी उस सिचुएशन में आए तो आप कैसे हैंडल करेंगे।
सुमन माथुर कह रही हैं कि कैटिनस बिचनेस इन्फ्लिक्ट्स हार्म ऑन द परपेट्रेटर। ओके, ऑलराइट, बट आई थिंक एज एज अ एज अ मैकेनिज्म हम लोगों को इट इज़ वेरी गुड। अभा गार्गे जी कह रही हैं समटाइम्स गॉसिपिंग इज डी स्ट्रेसिंग। या एब्सोल्युटली, एंड मेनली आई थिंक हम लोगों को समझ आता है कि भाई लोग कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन। नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि गॉसिप इज अनवेरिफाइड फैक्ट्स और टॉक, but it can be a good tip to verify it and make it news. Yeah, so he's a journalist. He knows all this कि भाई कैसे how news is different from gossip. Yeah, so जो verified है उसको हम लोग न्यूज़ बोलते हैं और जो अनवेरिफाइड है उसको गॉसिप बोलते हैं। इज दैट राइट? या आप लोगों को याद है इंडिया में एक मैगजीन हुआ करती थी स्टार डस्ट, या नॉट ओनली इंडिया में लेकिन बहुत सारी जो सेलिब्रिटी मैगजीन्स होती हैं उसमें ये होता है कि भाई अ सोर्स टोल्ड अस। ओके, नॉट दैट स्टिल नॉट वेरीफाइड, लेकिन करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस होता है। ये जो एंटरटेनमेंट कॉलम्स गॉसिप कॉलम्स चलते हैं टेलीविजन पर, अखबारों में, मैगजीन्स में। सो आई थिंक या इट्स या सुमन माथुर कह रही हैं कि थॉर्न्स एंड रोजेज इज द स्टाफ ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूज इन ऑर्गेनाइजेशंस। Not only that, I think as family, I remember this कि बराक ओबामा के घर में वो करते हैं thorns and roses। हर शाम the family sits down for dinner and they talk about thorns and roses कि आज दिन में हमारे साथ अच्छा क्या हुआ और दिन में बुरा क्या हुआ। So it sort of balances the whole day. So दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई गॉसिप करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज़ कीजिए। कि इस कार्यक्रम पे आपको कुछ अच्छा लगा तो गॉसिप कीजिए, अगर कुछ बुरा लगा तो भी गॉसिप कीजिए, बट अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज़ टेल अस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स हम लोग गॉसिप करें या ना करें, लेकिन इस कार्यक्रम को आई वुड इनकरेज यू कि आप ज़रूर सुने। आई एम रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल, लेकिन मैं अभी नीरज नंदा जी को लेके आने वाला हूँ इस गीत के साथ साथ। हरी अखियां देखो तुझी, हरी अखियां देख सो जाऊं, थारा सपना जब आवे तो नींदरी माही मुस्काऊं। हरी अखियां देखो तुझी, हरी अखियां देख सो जाऊं, थारा सपना जब आवे तो नींदरी माही मुस्काऊं। बलम मार केसरिया जी मारी अनज था सुनता जाओ, जाओ जो परदेस बलम जी बड़ा मर तेरे जाओ। बालम जी आवो आवो आवो, प्रीतरी पगलिया बांध नचाओ। बालम जी आवो आवो आवो, प्रीतरी पगलिया बांध नचाओ। So, दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है सिडनी टाइमिंग पर। एंड मेरे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं नीरज नंदा जी, southasiatimes.com.au उनका पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है। 24 घंटे आप उस पर न्यूज़, रिव्यूज़, खबरें, बहुत कुछ देख सकते हैं, वीडियोज़। और अभी वो मेरे साथ ऑनलाइन है। सबसे पहले नीरज जी, माफ़ी चाहता हूँ कि लेट हो गए आज। लेकिन वो कहावत है ना कि लेट आए दुरुस्त आए। लेकिन वो इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही थी बाबू जी से। एंड हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि बाबूजी की जो सब्जेक्ट था उसमें डूब गया पूरी तरह, मतलब वेरी नाइस, एंड उनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा क्योंकि है। मैंने दिल्ली शहर में अपने बचपन, बहुत पुरानी बात है, हाँ जी। बचपन में अनटचेबिलिटी अपनी आंखों से देखी है। Yep. और तभी मैं बहुत छोटा बच्चा था और मेरे को समझ नहीं आई, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, वाई अगर कोई किसी क्लीनर को टच कर दें तो फिर वो कहते थे कि भाई नहा लो जाके, मतलब। अभी भी मैंने अपनी फैमिलीज में भी देखा है कि भाई एक ग्रुप लोगों का उनको
जिस हिसाब से उनके बारे में बात की जाती है कि यार ये तो उस बिरादरी के हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं। सो आज की डेट में भी है वो। एनीवे, मेरा सारे सुनने वालों को नमस्कार और हेलो। और हमेशा की तरह मनबीर जी, खबरों के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं, और एक तरह की खबरों की बरसात जोरों पे चल रही है। हम्म। और विक्टोरिया में इलेक्शन खत्म हुए तो इंडिया में शुरू हो गए। तो ये है कि हमारा तो रिस्पाइट है ही नहीं बिल्कुल, ना आपका ना मेरा। तो कई दफा मुझे लोग कहते हैं, नंदा जी आप इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो इसमें, मतलब। तो तो मुझे अभी तो समझ नहीं इलेक्शन आता मैं रिजल्ट्स क्या आए हैं जवाब दूं। गुजरात हाँ में। जी, अब रिजल्ट आए हैं तो दिल्ली से शुरू करते ठीक हैं, है। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मेरी मातृभूमि है भारत हम्म। के साथ साथ में। जी। दिल्ली में 15 साल के एमसीडी पर, एमसीडी मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, हम्म। जो दिल्ली की सिविक बॉडी है, जैसे जी। हमारे ऑस्ट्रेलिया में काउंसिल्स होती हैं, में 15 साल का बीजेपी का राज ध्वस्त हो गया, मतलब। ओके। और टोटल 250 सीट्स थी, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 134 सीट्स मिली हम्म। और बीजेपी को 104 सीट्स मिली। मतलब उनका परफॉर्मेंस बुरा नहीं था, मतलब। हम्म। और कांग्रेस को 9 सीटें मिली, वो मेरे ख्याल से, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है इस समय, बट पिछली दफा से भी कम हो गए, और मतलब। हम्म। और इस इलेक्शन में कुल 1349 कैंडिडेट्स थे, और हाँ। इंटरेस्टिंगली 780 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। अच्छा। जो मनी उन्होंने जमा किया था जी। इलेक्शन लड़ने के लिए, वो जब्त हो गया। चलो। और कुल वोटर्स थे 1.45 करोड़। हम्म। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी, 2.5 करोड़ है, कितनी है, मतलब हाँ, 2.5 करोड़। 2 करोड़ है। हाँ। तो दिल्ली, ये मेरे ख्याल से ये वोटर्स हैं, हाँ। टोटल लोग हैं इसको तो 2 करोड़ से ऊपर होंगे दिल्ली हाँ। में। और कुल मिला के 13,638 पोलिंग स्टेशन थे। हम्म। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया में इतने पोलिंग स्टेशन नहीं होते, मतलब। हाँ। तो एक शहर की ये हालत है। एनीवे, समाचारों के अनुसार ये एक इंटरेस्टिंग समाचार है इसमें, हम्म। कि एक तो ये है कि भाई आम आदमी पार्टी को वहां मेजोरिटी मिल गई। हम्म। इससे पहले उनकी दिल्ली में सरकार भी है, जो असेंबली है हाँ जी। आम। और जो है, समाचारों के अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीता है, वाओ, जो दैट कि इज मैंने रियली कभी ये प्रोग्रेसिव। पढ़ा है। हाँ, तो हाँ। मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, नाम नहीं है, बट मैंने हम्म। पढ़ा है इसको, तो लगता है हम्म। सच ही होगा। और आम आदमी पार्टी को 42.2% वोट मिले, हम्म। जबकि बीजेपी को 39.14 और हम्म। कांग्रेस को 11.6.4% वोट मिले, मतलब। सो बीजेपी का तो जो मतलब, वोटिंग जो परसेंटेज था वो एक अच्छा था। 15 साल का हम्म। जो एक वो उनका चल रहा था, वो जी। ध्वस्त हो गया, मतलब वो हम्म। किला गिर गया। हम्म। जबकि उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ। और अभी इलेक्शन की एनालिसिस होगी तो फिर किसी प्रोग्राम में मैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके। अब दिल्ली के रिजल्ट्स के बाद अब गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, और कुछ हम्म। बाई इलेक्शंस भी हुए हैं 5-6 जगह भारत में। हम्म। वो रिजल्ट्स आने वाले हैं। हम्म। गुजरात में जो रूलिंग बीजेपी है, वो 7वीं बार उनको चुनाव में सफलता मिली है, वो जीते हैं आपके फिर से। हम्म। और हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले तक कांटे की टक्कर हो रही थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे जीत गई है। हिमाचल में। ओके। अब हिमाचल में जो लेटेस्ट रिजल्ट्स है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ फिगर। अब कांग्रेस को मिली हैं 40 सीटें। अच्छा। 40 सीटें मिली हैं। टोटल 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में, हाँ हाँ। में से 40 मिली हैं। बीजेपी को 25 मिली हैं। हम्म। और कांग्रेस को इस दफा 19 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं, जबकि बीजेपी ने 19 सीटें लूज की हैं, मतलब। ओके। और पिछली और एक दो कुछ और भी हैं, 3 अदर्स हैं। पिछली दफा एक सीपीएम का कैंडिडेट भी जीता था, जो कि हिमाचल में। काफी क्लोज, हाँ, हिमाचल ओके। में। तो उसमें क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा था, बट आई एम नॉट वेरी क्लियर कि वो अदर्स में है या वो हार गए या जीत गए। वो बहुत हम्म। क्लोज चल रहा था हम्म। उनका। उधर गुजरात की फिगर्स ये हैं कि बीजेपी को मिली 100 टोटल सीटें वहां पे 182, हम्म।
गुजरात में, और बीजेपी को मिली है 158 सीट्स, यानी कि 59 एक्स्ट्रा फ्रॉम लास्ट टाइम, विच इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस है। शानदार परफॉर्मेंस है। हम्म, और ऐसा क्यों हुआ, ये अब आने वाले समय में जब एनालिसिस होगा तो पता चलेगा। कांग्रेस को 16 सीटें मिली, यानी कि -62। कैन यू बिलीव इट, 62 एंड सीटें उनकी कम हो गई। विच मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो करिश्मा है, वो आज भी गुजरात में बहुत स्ट्रांग है। एंड या सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑफ कोर्स अमित शाह, उनकी जो स्ट्रेटजी पर। हाँ, तो बट उनका होम स्टेट भी है ना वो, ये भी तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे अब कैंपेनिंग जैसे करी है। अगर हम इसको एनालाइज, अब एनीवे हाँ, बट पहले प्राइम मैं बता मिनिस्टर दूं मोदी आपको ने कि वहां पे आम कैंपेनिंग आदमी की है, डोर टू डोर। डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को इमर्ज कर रही थी बिहार, सॉरी, गुजरात गुजरात में, में। उसको 5 सीटें मिली हैं। पहले अच्छा। 6 थी, अब 5 हो गई हैं। हाँ, तो बेसिकली उनकी पहले 0 थे, अब वो 5, तो उनकी एंट्री हो गई। वहां पे प्रेजेंस, एंट्री हो गई है। हम्म। अब कांग्रेस को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हुआ है। अब हम्म। जैसे कि अगर इसको एनालाइज किया जाए, तो उसमें हम वी कैन रियलाइज कि इसमें पीएम मोदी का जो जो उनका मैजिक है, जो उनका होम स्टेट है, वो वहां से जाके भारत के प्रधानमंत्री बने, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, ही इज या देयर, या बिल्कुल। सो बट तो फिर वो मैजिक हिमाचल में क्यों नहीं चला, मेरा ये क्वेश्चन है। लेकिन और वो वो वहां पे दिल्ली के कैंपेनिंग नहीं एमसीडी की के है ना इलेक्शन उन्होंने। में, हिमाचल में तो कैंपेनिंग नहीं की ना मोदी जी ने। गुजरात में डोर टू डोर कैंपेन की है उन्होंने। हाँ, बट दिल्ली में उनके सारे जितने उनके एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब ने कैंपेन की, तब भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, हम्म। हम्म। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इज गुड। हम्म। तो बेसिकली क्या होता है कि हर इलेक्शन में, ऑस्ट्रेलिया में भी और इंडिया में भी, हमेशा ही सेम फैक्टर नहीं होता हर इलेक्शन में, मतलब करेक्ट। आई कि एग्री। किसी का मैजिक चल रहा है तो वो चल हो सकता है कि, अब जैसे अब सारे ही लोग कहते हैं भी स्कॉट मॉरिसन वाज नॉट गुड, अब हम्म। कहते हैं सब लोग। हाँ जी। अब उससे पहले कहते थे वो ठीक है। हम्म। तो ये काफी असमंजस सी रहती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई दफा कई पार्टियों को परसेंटेज ऑफ वोट काफी मिलता है, पर सीटें हम्म। नहीं होती उनकी। हम्म। अब जैसे कि कांग्रेस की 11% में जरा सी सीटें मिले, तो उस हिसाब से कई कंट्रीज ने 50-50 सिस्टम कर दिया, आधा इंडिया टाइप और आधा परसेंटेज टाइप। अच्छा। इवन नेपाल में भी वो लागू अब हो गया है, और जर्मनी में भी वही सिस्टम है, मतलब एक हम्म। आप पार्टी के लिए वोट देते हैं, एक आप कैंडिडेट के लिए वोट देते हैं। हाँ, शांति रमन जी कह रही हैं कि क्लियरली गुजरात हैज रिटन ऑफ इट्स रीसेंट हिस्ट्री, इट इज एज इफ 2002 नेवर हैपेंड. In the end, it is the people, Shanti, who decide, and whether they write it off or not. That's what democracy is, whether we like it or I not. think what Shanti is saying has some validity, बिल्कुल. but the thing is that whether it has been written off or not, or what has happened, it cannot be said 100%. That it will remain a part of history, whether I mean, whatever your view about it is. Hmm. So, but the thing is, why doesn't it affect Himachal Pradesh? That's my Hmm. question. Why Correct. doesn't it affect Delhi? Hmm. Even the Delhi Assembly, the AAP sweeps, or maybe some other party, Hmm. sweeps. Hmm. So why doesn't it affect? So I think there is in Gujarat, apart from being the Prime Minister's own state, is very important. I Hmm. suspect. और Apart from, अतीफ कह रहे हैं कि बट MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, हैज नो एंटी पोचिंग लॉज, सो द होटल ओनर्स विल गेट रिचर एंड MCD में कंट्रोल अमित शाह करेंगे. ओके. well, we have to, वेट एंड Atit ji वॉच. को मैं ये कहूंगा कि we have to wait and see what happens. I am from Delhi, and I remember when my जब मेरी my when my mother died, we have to pay a bribe to get a death certificate. So I hope that thing ends now. तो केजरीवाल ने अपने स्पीच में, जो विक्ट्री स्पीच है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम करप्शन को दूर करेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस बेसिकली। या विल सी. अच्छा, अब आगे चलते हैं उधर, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, अब थोड़ा इंटरनेशनल उस पे जा रहा हूँ। चलिए, प्लेन पीस पकड़िए, रिसर्च पहुंचिए इंस्टीट्यूट, स्वीडन. हाँ जी, उधर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2022 में ग्लोबल लेवल पर $592 बिलियन के हथियारों का बिजनेस हुआ। मतलब ये वाओ. दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस यही है, मतलब हम्म. हथियारों का, मतलब।
और इसमें टॉप पर रहे अमेरिका 51%, चाइना 18% एंड यूके 6.8%, फिर फ्रांस, फिर यूरोप और फिर रशिया। ये खरीदने वाले टॉप या बेचने वाले? ये बेचने वाले हैं जी। हम्म, खरीदने वाले वो हैं, वो सब देश हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहां की जनता गरीब है हम्म। या वहां पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब लेकिन जैसे कि सूडान है। $500 बिलियन तो ज्यादा नहीं है। फाइव कितना बोला आपने? 592 बिलियन। हाँ जी, कम नहीं है ये कोई, बहुत है ये भी। मुझे लगता है ये कि सिर्फ 20, ये हाँ मैंने दिस इज जस्ट फॉर अ फ्यू कंपनीज बेसिकली। हम्म, सो टॉप 100 आर्म्स की जो कंपनियां हैं में अमेरिका की ही 40 कंपनियां हैं, मतलब टॉप 100 कंपनीज जो हैं ऑफ आर्म्स कोर्स। की, 40 कंपनियां अमेरिका की हैं और 27 कंपनियां यूरोप में है, जिसको कि बड़ा पीसफुल एरिया माना जाता है, मतलब हम्म, वो हथियार बेच के पैसे कमाते हैं, मतलब हाँ, और अपने वहां पे पीस रखते हैं। और अपने नाम पे पीस रखते हैं। तो ये भी मैं बता उधर। अ, अब चलते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में। हम्म, उधर मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय के खिलाफ कई पिटीशंस सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अदालत सरकार के फैसले के गुण और दोष पर नहीं, मतलब कि वो सही था या गलत था, मतलब हम्म, नहीं जाएगी, लेकिन वह हमेशा निर्णय लेने के तरीके पर गौर कर सकती है, बिकॉज ये एक आर्थिक नीति है। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा, मतलब हम्म, अब मुझे खुद समझ नहीं आया कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। और आदेश दिया कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2016 में 1000 रुपीज और 500 रुपए के नोट नोट जो थे कि बंदी से संबंधित सारे रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें। हम्म, अब ये सारे रिकॉर्ड जो है ये लिफाफे में बंद होके पेश होंगे, ये भी एक मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। वो तो बिकॉज द पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिंग इस हाँ, तो हो सकता है कि मनबीर जी को ना पता चले कि उसमें एक्चुअली में है क्या। तो हम तो बहुत चलिए छोटी अब चलते छोटी। हैं। अ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सालों पहले हुई, मैं नया नया पत्रकार था उन दिनों में, जी। और दिसंबर 2 1984, मनबीर जी आप गैस कर सकते हैं क्या हुआ था भारत में? हम्म, दिसंबर 2 1984 में वो गैस यूनियन लीक हुई कार्बाइड। थी भोपाल। यूनियन हाँ, कार्बाइड का। यूनियन का। कि जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब पर्यावरण का हादसा हुआ, मतलब जी उसमें गैस लीक हो गई। जी जी। अब तक अभी एक स्टोरी इसमें अल जजीरा में एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है जो हम सबको देखनी चाहिए। उसके अनुसार अभी तक इसमें 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ओ। शुरू में 2-3 हजार की हुई थी, उसके बाद उसका इफेक्ट हुआ बच्चों हम्म, पे, बूढ़ों पे, दूसरों पे, और 500,000 पीपल उससे बीमार हुए और वो सफर किया उन्होंने, मतलब बिल्कुल। उसके चलते बाद में उस कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि भाई ये यहाँ पे मतलब बिजनेस नहीं कर सकती, हम्म, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा स्टोरी। और उसको ओवरकम करने के लिए उस कंपनी ने, यानी कि यूनियन कार्बाइड ने, कई नकली कंपनियां बना दी, मतलब अच्छा। ये स्टोरी है बेसिकली, नकली कंपनियां बना दी, हाँ हाँ। बनाकर, और भारत में कारोबार जबरदस्त तौर पे करती रही हो, मतलब। और इसमें अब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव, हाँ जी। इसमें अल जजीरा को सपोर्ट के अनुसार ये 3 नकली कंपनियां थी जिन्होंने भारत में काम किया। और बाद में यूनियन कार्बाइड को डो केमिकल्स ने खरीद लिया और भारत में बैन के बावजूद यूसीसी का काम जबरदस्त तौर पे चलता रहा और वो अपने प्रॉफिट कमाते रहे इतने लोगों की मौत के बावजूद। तो ये डॉक्यूमेंट्री अधिक है या न्यूज़ आइटम कंपनसेशन, है? ये एक स्पेशल स्टोरी है अल जजीरा में, जो आप अल जजीरा के अगर उस पे जाएं तो उसमें आपको मिल जाएगी, और ठीक बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन से प्रूफ किया गया है ये सारा, मतलब। है। वाह। सो अधिक कंपनसेशन का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में, आज भी 2022 में चल रहा है, और इसकी लास्ट हियरिंग अक्टूबर 2022 में हुई थी। और वन वन डजंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कि वो कंपनसेशन जो ढंग से मिलनी चाहिए थी लोगों को, हाँ हाँ। और जो ओरिजिनल जो सीईओ थे यूसीसी के एंडरसन, वो हाँ, वो तो मतलब वो अल्लाह तो के भी दौड़ गए प्यारे थे। हो चुके हैं। और हम्म, वो बाद में फिर डो केमिकल्स आज भी अमेरिका की थर्ड बिगेस्ट केमिकल कंपनी है। हम्म, तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने के जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने किस तरह से उस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया। बिल्कुल आफ्टर ऑल ये नहीं हो सकता कि उनको पता नहीं था कि इन्होंने 3 ऐसी एक फ्रंट कंपनीज बना दी हैं उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। बिल्कुल। और
और अगर यही हादसा किसी डेवलप्ड कंट्री में हुआ होता, वेस्टर्न कंट्री में, जी हाँ तो इट वुड हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न, लेकिन क्योंकि इंडिया उस टाइम पे 1984 में इट वाजंट अ पॉलिटिकल ऐसे जाइंट नहीं था, तो इसी के लिए कुछ भी हुआ। और आज भारत भर में उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आज भी एवरेडी के नाम से। और एंड मे भी ऑस्ट्रेलिया में तो सुमन मिलती नहीं है मतलब। सुमन माथुर कह रही है कि आई नो दैट यूनियन कार्बाइड स्टोरी, क्रेजी एंड अनबिलीवेबल करप्ट केस। सो या हाँ, और उसमें भारत की दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी शामिल है मिली भक्ति के लिए। ये भी आई थिंक पता होना चाहिए। अगर आई थिंक आप अल जजीरा पे देखिए, बहुत डैम्निंग स्टोरी है ये मतलब। तो इनको नींद और कैसे अंत आती है में यार ये लोगों आज को? ये कलेक्टिव है जी, ये पत्रकारों की, वो उन्होंने मिल के इसमें मेहनत की है नहीं और नहीं, डॉक्यूमेंट्स जमा मैं कह रहा किया हूँ ये जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं या यूनियन कार्बाइड के लोग हैं, उनको नींद कैसे आती है? है। अब आप देखिए, जैसे एंडरसन जो सीईओ थे हाँ जी। यूसीसी के, जी। ही एक्चुअली केम टू इंडिया एंड ही या वाज अरेस्टेड। या और फिर उनको निकाल दिया इंडिया से मतलब। या ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर। या अगर सोचिए, अगर यही हादसा अमेरिका में होता तो क्या आप बिल्कुल निकल सकते हैं वहां से? ना। और पूरी दुनिया अमेरिका का वो दैट वुड हैव बिकम अ सिंबल, और पूरी अमेरिका, पूरी दुनिया को पता होता कि अमेरिका में इतना बड़ा हादसा हो गया है। हाँ। अब जैसे चेरनोबिल में रशिया में हुआ था, तो जी वो हर टाइम अमेरिका उसी की बात करता रहता है मतलब, बिल्कुल। कि वहाँ हुआ था लॉन्ग आइलैंड में भी हुआ था अमेरिका में बहुत बड़ा। हाँ हाँ। और जापान में भी हो चुका है बहुत बड़ा हादसा न्यूक्लियर मतलब। या एनीवे, एंड में अब पहुंच रहे हैं हम आज की इस बातचीत में। अंत में ऑस्ट्रेलिया की जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है तानिया, प्लिविसिक। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो एनवायरनमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। ओके। और एक फेडरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के गठन की अनाउंसमेंट की है उन्होंने। इस नई नीति में कई पॉइंट्स हैं, परंतु इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेशनल एनवायरनमेंट के जो जो नेशनल एनवायरनमेंट एरियाज हैं, नेशनली इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा मतलब। हम्म। और जो नेटिव फॉरेस्ट हैं उनकी लॉगिंग को टाइटन किया जाएगा, मतलब उसको कम किया जाएगा मतलब। मैं तो समझता हूँ उसको बंद ही कर देना चाहिए, हम्म। बट इनका कहना है कि हम उसको कम करेंगे हर साल के एंड तक। इस साल के एंड तक इस कानून को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, ऐसा ओके। उन्होंने कहा है मतलब एक्सेलेंट। अपनी न्यूज में। और मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा, मनबीर जी। सो फिल्म का कोई रिकमेंडेशन कौन सा है? अब इस समय तो मेरे पास रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो कई फिल्में देख तो मैं तो कई कई मुझे अ, रिकमेंडेशंस आए हैं, सुमन माथुर जी ने कहा है गुड बाय, और पंकज उपाध्याय ने भी कहा है गुड बाय, एंड शांति रमन जी ने एक कोरियन फिल्म का रेफरेंस दिया है, डिसीजन टू लीव, कोरियन। अरे बड़ी नहीं, मैंने सरप्राइजिंग भी बात है ये कि एक ये दो फिल्में मैंने देखी थी, मुझे कुछ नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका। हम्म, तो एक मैंने, हाँ, मैंने एक मूवी देखी है उसका नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है अ मैन ऑफ एक्शन। अ मैन ऑफ बहुत अच्छी एक्शन। मूवी है। ओके। ये थोड़ी पॉलिटिकल मूवी है, और इसमें इसका जो सार है वो ये है कि टू मच इमोशनल पॉलिटिक्स इज नॉट गुड बेसिकली। हम्म। ओके। मतलब है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा कमिटेड हो किसी चीज को, तो वो हो नहीं पाता लाइफ में मतलब। चलिए। बट स्टिल स्टिल इंसान करता है उन चीजों को मतलब। हाँ, वी आर वेरी इरेशनल, बट थैंक यू वेरी मच नीरज जी। तो ये नीरज नंदा जी हैं, southasiatimes.com.au पर 24 घंटे ये न्यूज़ पोर्टल है इनका। बहुत अच्छी बैलेंस्ड रिपोर्टिंग है, जैसे आप सुन सकते हैं इनसे। कोई बायस नहीं है, इट्स वेरी न्यूट्रल रिपोर्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच नीरज जी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डू। गुड नाइट जी, थैंक यू गुड वेरी नाइट, मच। यू टेक केयर, बाय बाय। सो नीरज नंदा बाय जी बाय। को हम लोग गुड नाइट बोलेंगे, एंड थोड़ी सी म्यूज़िक, और फिर आपको मैं बता दूं कि वी विल ब्रिंग क्रिस, मलिका भद्रा, और सुमन कह रही हैं, सुमन माथुर कह रही हैं, नीरज नंद किशोर, आई फील लाइक कॉलिंग यू टिम लुकिंग एट योर हैट। तो आज हैट पहन के आए हुए थे स्टाइल में, तो या, सो दैट्स दैट। अभी वो नीरज जी यहाँ नहीं है, तो हम उनकी चुगली कर सकते हैं ना, तो जैसे हैट पे हम लोग बात कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ गॉसिप। बट एनीवे, थोड़ी सी म्यूजिक, एंड फिर क्रिस मलिका बत्रा आएंगे। एंड आपको ये भी बता दूं कि अभिजीत सरकार के क्रॉस स्टोरीज बाय अभिजीत सरकार, 5 प्लेज
5 अलग अलग मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं, एंड दैट्स गोइंग टू हैपन इन February ऑफ नेक्स्ट ईयर. एंड सो उसमें आप अपनी डेट उसके लिए रखें, खाली रखें डेट को. एंड लेट्स सी इफ इट शुड बी अ ग्रेट शो. 5 प्लेस, 5 अलग अलग डायरेक्टर्स, and it's going to be a fantastic night. 17th, 18th and 19th of February 2023. It's going to happen at Marrickville. और अगर डिटेल्स के लिए आपको मेरे स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे है, कौन है, कैसे हैं. और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या अभिजीत सरकार या तौफीक अहमद शेख को भी कर सकते हैं. म्यूजिक. थारो नाम धर हो ठाकुर, थारो नाम जपती जाऊं. मन बावली बोले सगला, मुँह मन ही मन मुस्काऊं. थारो नाम धर हो ठाकुर, थारो नाम जपती जाऊं. मन बावली बोले सगला, मुँह मन ही मन मुस्काऊं. वे जाने कोणी काई प्रीतर जादू जी, मारी अखियां पे फुकयो थे काई मंतर जी. बालम मार केसरिया जी, मारी अरज था सुनता जाओ. जाओ जाओ परदेस बलम जी, बलम मार तेरे जाओ. बालम जी आओ आओ आओ, प्रीतरी पगलिया बांध नचाओ. बालम जी आओ आओ आओ, प्रीतरी पगलिया बांध नचाओ. सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है ऑन 89.3 FM 2GLF. 89.3 FM लिवरपूल में रेडियो स्टेशन है सिडनी में, वहाँ से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं. और इसकी आवाज़ आप ट्यून इन पर भी सुन सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर. अगर आप सिडनी में नहीं हैं तो कहीं पे बैठकर आप सुन सकते हैं. अगर आप सिडनी में हैं तो आप अपने कार रेडियो में, आप अपने घर के रेडियो में, अगर आप लिवरपूल के एरिया में रहते हैं तो यू कैन लिसन टू दिस ऑन फ्री टू एयर रेडियो, या आप 89.3 FM ढूंढ सकते हैं ट्यून इन पर. आप कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जो ऐप है, फ्री ऐप, उसके ऊपर आप 89.3 FM 2GLF ढूंढ सकते हैं. इट्स एन ऑरेंज कलर्ड आइकन, एंड वहाँ पर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं. और आप फेसबुक पर हमें लाइव देख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स फेसबुक पर बाद में भी आप इसको क्लिक करके, रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं शो को. एंड यूट्यूब पर भी हम अभी लाइव हैं, एंड फेसबुक पर भी अभी लाइव हैं. और इस शो के ख़त्म होने के बाद में भी वो वीडियो वहीं का वहीं रहता है. तो अगर आपने किसी कारणवश इसको मिस कर दिया है तो आप जाकर उसको बाद में सुन सकते हैं. आपको जो अच्छा लगा है तो आप यू कैन रिमाइंड इट, जो आपको बुरा लगा है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको, अगर इफ़ यू थिंक सो. एंड अभा गार्गिया जी कह रही कि शी इज़ ऑलरेडी बुक्ड टिकट टू स्टोरीज, अभिजीत सरकार स्टोरीज जो प्ले है. उप्स, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट चेंज द स्क्रीन. 18 फरवरी की उन्होंने बुकिंग करा दी है. एंड अभा गार्गिया जी कह रही है थैंक्स नीरज जी for such a comprehensive local and international news, very informative, and so all that is happening. I have not been able to contact Chris क्योंकि वो आज कहीं पे हैं जहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँच रहा है. बताइए, ऐसी भी कोई जगह है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँचता? यार कैसे हम लोग प्रिमिटिव एरिया में रह रहे हैं. उनको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लग रहा था. तो ऑब्वियसली वो कहीं पर ऐसे डार्क स्पॉट में बैठी हैं. लेकिन लेट्स लुक एट द पोल कैसे चल रहा है.
पोल में कुछ बदलाव हुआ नहीं, वही 75%. कभी कभी दे लाइक टू गॉसिप एंड 25% से दे लव इट. सो आई विल री ओपन द पोल. अगर आपको दोबारा पार्टिसिपेट करना है, अगर आपने पहले नहीं किया तो बताइए. सच सच बोलना यार, आई एंजॉय गॉसिपिंग. नेवर, कभी कभी, या लव इट. बताइए, ऑनेस्टली बताइए. अब तक के रिजल्ट्स हैं 75% सेइंग कि हम कभी कभी गॉसिप करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट ट्रूथ. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. और फिल्मों की बात हो रही थी कि कौन सी फिल्मों की रिकमेंडेशन है. ओके, वही है कि गुड बाय एंड ऑफ कोर्स द डिसीजन टू लीव बाय शांति रमन जी ने रेकमेंड किया है. लेकिन मैं आपको मैंने वो टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पर है, इट्स कॉल्ड खाकी बिहार डायरीज और समथिंग इट्स कॉल्ड. आई एंजॉयड इट. 7 एपिसोड्स हैं, वो मैंने 2-3 दिनों में देख लिए. इट वॉज वेरी नाइस, और वो बड़ा अच्छा, इट्स अ ट्रू स्टोरी. वो बिहार का जो एक महतो, क्या चंदन महतो, एक क्रिमिनल थे, गैंगस्टर, तो उनकी कहानी है. और जिस पुलिस वाले ने उसको ट्रैप किया, उन्होंने किताब लिखी है. इट्स अ ट्रू स्टोरी. सो उस पर ये बेस्ड है, आधारित है. एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन उसमें एक मैंने बड़ी अजीब चीज़ नोटिस की खाकी में. अगर आपने देखी है तो आपने भी शायद नोटिस की होगी. नॉर्मली जब ये इतने ग्राफिक सीरीज दिखाते हैं, अगर आप जैसे सेक्रेड गेम्स लें या और भी मिर्ज़ापुर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो एकदम रॉ होती है, रॉ. तो उसमें गाली गलोच, अनफेटर्ड गालियाँ, और मतलब वो रियली वेरी crude swearing happens in those shows. And it's a very new thing Indian cinema के लिए, Indian television series के लिए. अगर आप पुरानी देखें तो उसमें you couldn't say many things. लेकिन अभी there is ये as well as censorship नहीं है, especially ये OTT platforms पर. So उसकी जो language होती है, normal ये shows हैं जो ये realistic से shows इंडिया के, बहुत ऑनेस्ट लैंग्वेज होती है कि भाई वो गलत मलत लैंग्वेज यूज होती है. लेकिन खाकी में व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि कोई गाली गलौच नहीं है. आई थिंक एक एपिसोड में आखिर में जाके कहीं पे चंदन महतो, जो एक बड़े क्रिमिनल है, वो कुछ गाली गलौच करते हैं थोड़ी बहुत. एंड विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई इतनी हाई प्रेशर सिचुएशन में क्रिमिनल्स हैं या पुलिस वाले हैं, वो गाली नहीं देते. Is that possible? is it possible कि आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में से निकलें and you do not react? क्योंकि जो swearing है, it is like a valve है, safety valve. Before you get really angry and do something physically, उसके पहले आप गाली से अपनी भड़ास निकालते हैं, ऐसा कहा जाता है. और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग, people who swear, through swearing you can lower your pain and increase your pain threshold. ऐसे there is some studies that say that. Okay, now I'm not saying कि भाई सबको गालियाँ देनी चाहिए, लेकिन people do swear and people do use bad language, and we don't want to swear in good company. लेकिन what I noticed in Khaki was that there was no swearing, which was quite cute. कि भाई इतनी टफ सिचुएशन में भी कोई देयर वाज नो स्वेरिंग. कि जो डकैत है, जो लोगों को मार रहे हैं, 25 लोगों को मार देते हैं, वो कोल्ड ब्लडेडली इज किलिंग. देयर इज नो स्वेरिंग. जब पुलिस पकड़ती है, जब धोखा होता है या जो भी होता है, या पुलिस को भी धोखा होता है, या जब उनको ही गेट्स थ्रेटन्ड बाय द क्रिमिनल, जो ये पुलिस के आईजी हैं या जो उस टाइम पे जो भी रैंक होता है, ही डजंट स्वेयर. देयर इज नो स्वेरिंग. सो मुझे लगा नहीं यार, थोड़ा ये रियलिस्टिक नहीं है. ऑफ कोर्स, बट इट्स गुड कि भाई यू कुड वॉच दैट विद योर फैमिली. लेकिन yeah, so I have found that slightly different. Anyway, so ये एक ज़रूरी बात थी, मुझे लगा कि करनी है. And of course, I would like to recommend खाकी to you. तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. बीत गए दिन भजन बिना रे,
So it's 9:57 p.m. tonight, and yeah. So Neeraj Nanda कह रहे हैं, where is Chris? By Chris is uncontactable. I think वो कोई black spot में. I hope everything is okay. उन्होंने message किया था कि भाई she is not being able to be connected, so I am sure she's fine. And so Chris is missing. So we'll talk to Chris next week. And Abha Garge ji keh rahi, thanks Manbir for the suggestion. We'll watch Khaki. And Suman Mathur keh rahi hai ki Abha Garge will see you at the plays. She's talking about Avijit Sarkar ki jo stories ka play hai, 5 plays. And I don't know if you're still there, लेकिन विजय शर्मा जी कैसे हैं आप, अगर आप अभी भी देख रहे हैं शो को तो. एंड यूट्यूब पर आई डोंट नो, यूट्यूब पर लोग कमेंट नहीं करते हैं, बस वो पता नहीं लगता कि कौन देख रहा है. सो अगर सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि अगर आप इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में. हमको कुछ नहीं चाहिए, ऑल वी वांट इज़ कि गुड क्वालिटी कॉन्वर्सेशन शुड हैपन. और वो वेदर सिडनी में है आप या दुनिया के किसी भी कोने में है. सो इट्स आई थिंक वी हैव सम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, सम लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस, बट गुड क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस. एंड हम लोग अच्छे अच्छे मौज़ों पे बात करते हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स लेके आते हैं, और अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास में जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं. एंड वो सब होता है. सो प्लीज़ डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस शो. एंड उनको बताइए कि भाई कोई कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छे करने के लिए. सो एंड आई विल पब्लिश द रिजल्ट्स. आज 75% पीपल सेड दे लाइक टू गॉसिप समटाइम्स, कभी कभी, एंड 25% सेड दे लव इट, दे लव गॉसिपिंग. एंड हम लोगों ने देखे थे गॉसिपिंग के फ़ायदे. सो 9:59 होने लगे हैं. थोड़ा सा म्यूज़िक एंड देन आई विल विश यू गुड नाइट, एंड आई होप यू हैव अ लवली वीकेंड. And do join us next week. And Abha Garge ji कह रही हैं कि best wishes to everyone for the festive season and a wonderful, safe 2023. Take care. See you all in 2023. क्यों, कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आज तो सिर्फ 8 दिसंबर है, 2-3 हफ्ते और बाकी हैं. तो आप इंडिया जा रही ना, कि अभी जा रही हैं तो नहीं, मुबीना जी गई हैं. So yep, let's play some music and then I'll wish you good night. अपना ख्याल रखिएगा. Do join us next week also. Thank you. And meanwhile, अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, that we are trying to do something nice and meaningful. से मैं हारा हूँ, तेरी छोटी लंबी सारी बातों पे मैं